आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग देखेंगे 6 मई का न्यूज़ क्या है। साथ ही साथ हम लोग आज संपादकीय और एक नए सेगमेंट निबंध पर भी चर्चा करेंगे, ताकि आप ऐसे के भी सेगमेंट को अच्छे से कवर कर सके, क्योंकि कुछ बच्चों का यह क्यूरी था कि इस सेक्शन को भी सर थोड़ा सा कवर किया जाए। तो हम इस पर आज लगातार प्रयास करेंगे। ये जो भी कंटेंट है, जो आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस जैसे स्टेट पीसीएस आप दे रहे हैं, उसके लिए उपयोगी होगा। इस न्यूज़ एनालिसिस में हम लोग जनसत्ता और दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण के न्यूज़ को कवर करते हैं। यह हमारा 256वां एपिसोड है, तो लगातार हम आपके साथ बने हुए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें आज टॉपिक कवर की गई है। तो देखिए, आज के न्यूज़ एनालिसिस में हम लोग बात करेंगे कि एक व्यक्ति एक सीट के पक्ष में चुनाव आयोग के कुछ डाटा आया है कि एक व्यक्ति एक सीट से अधिक लड़ रहा है, तो उस एक सीट के पक्ष में कौन कौन से चुनाव आयोग के द्वारा तथ्य दिए गए, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और भारत में खाद्य पदार्थों के कीटनाशक अवशेषों के संग सबसे बड़ा मानदंड क्या है, कड़े मापदंड तय किए गए हैं। हाल में विवाद हुआ था हांगकांग के संदर्भ में, जो कुछ भारतीय मसालों को बैन कर दिया था, तो उसको हम लोग देखेंगे। एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एमएल मशीन लर्निंग के मदद से मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाएगा लगाम फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। तो यह क्या है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उससे देखेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट किस रूप से काम करेगा, सभी तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। और अगले टॉपिक को देखेंगे, भारत में अवसरों की भरमार है, वॉरेन बफे के द्वारा बोला गया है। और ये बफे कौन है, यह आप लोग इंटरनेशनली गूगल पर सर्च कीजिएगा तो समझ पाइएगा केस स्टडी के तौर पर कि भारत की क्या मनोदशा बनी हुई है, भारत किस प्रकार से प्रगति कर रहा है। इन सारे तथ्यों को समझने के लिए हम इस चीज़ों को देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद मैड्रिड ओपन का खिताब जीता है श्वेताक, तो उनको देखेंगे, इसके संदर्भ में मैड्रिड ओपन क्या है, सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। संपादकीय में आज देखेंगे जलते जंगल और सुलगते सवाल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जैव विविधता के संदर्भ में भी, जैव विविधता के संदर्भ में। फिर जंगल में आग लग रहे हैं, जंगल में आग लग रहे हैं, उसके लिए। फिर आपदा प्रबंधन के संदर्भ में, आपदा प्रबंधन कैसे काम करता है, कैसे वो इन सारे तथ्यों को, कैसे इन सारे मुद्दों को सुलझाने का प्रयास कर रहा है, शासन प्रशासन इस मुद्दे को कैसे समझ रहा है, कैसे सुलझा रहा है, सारे मुद्दों को चर्चा करेंगे। और निबंध के लिए महत्वपूर्ण है आज बदलते युग की पहचान, एक लेख छपा है जिस पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। तो अगले 30 से 45 मिनट हमारे साथ बने रहिएगा, अंतिम तक देखिएगा, तथ्यों को हम लोग जांच करेंगे आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए, यह न्यूज़पेपर आप लोग का यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री होता है इसका वीडियो, पर इसके प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू ओरिएंट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। उस ऐप के माध्यम से वहाँ सर्च कीजिएगा हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस, तो आपको वहाँ पर पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम कराया जाता है न्यूज़पेपर का, तो आप वीकली यह टेस्ट होता है, ठीक है ना, वीकली टेस्ट होता है, तो आप इसमें भाग ले सकते हैं और चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसकी वैधता 1 साल तक होती है, मात्र 599 रुपया में आपको यह उपलब्ध कराया जाता है। तो इससे सस्ता कुछ नहीं है, तो ज़रूर आप हमसे जुड़े रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, बाद में फिर हम सब चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं इस बार कोड को स्कैन करके गूगल स्कैनर से, तो आप इसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, या टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़ जाइएगा इस बार कोड से, या टेलीग्राम पर युक्ति आईएएस टाइप कीजिएगा तो हमें वहाँ पाइएगा, या विजिट कर सकते हैं www.yuktiais.in पर। तो चलिए हम लोग बात करेंगे न्यूज़ पर आते। सबसे पहले न्यूज़ देखिए, यह इम्पॉर्टेंट क्यों है। एक व्यक्ति एक चुनाव के पक्ष में है, चुनाव आयोग एक सीट के लिए। देखते हैं, कोई व्यक्ति है तो वो क्या करता है कि 2 जगह से चुनाव लड़ जाता है, वो विधानसभा हो या लोकसभा के चुनाव हो, 2 सीट पर लड़ेगा, और दोनों सीट पर अगर जीत दर्ज कर लेता है तो उसे 1 सीट खाली करनी होती है। अगर यह ध्यान रखना है कि इस दौरान कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, उसका उसे पालन करना होता है। तो वो सारे तथ्यों को हम जांच करेंगे। देखिए, उसके लिए कुछ आंकड़े, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, दिए गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, चुनाव आयोग के संदर्भ में कुछ बातें की गई। देखिए, कांग्रेस के पूर्व जो अध्यक्ष है राहुल गांधी 2024 में लोकसभा चुनाव के केरल के वायनाड के बाद अब रायबरेली सीट से भी नामांकन दाखिल किया है। तो बड़े नेताओं 2 सीट से लगातार जीतते हैं, उसके 2 कारण होते हैं। एक कारण क्या होता है, 2 कारण यह होता है कि एक तो डर होता है क्या चीज़ का, कि हम किसी एक सीट से अपनी
जीत को पुख्ता नहीं कर पाएंगे। यह आप जाइएगा पेज नंबर 7 में, तो वहाँ पर इस पर एक आर्टिकल भी लिखा है, जो उसकी उतनी तो आवश्यकता नहीं, बस उसके कुछ की पॉइंट को मैं यहाँ बता दूंगा। उस आर्टिकल को आप जाके देख सकते हैं। एक सीट पर एक जीत दर्ज करनी होती है, पुख्ता जीत दर्ज करनी होती है, जहाँ पर उसके अधिक संभावना होती है। अब ध्यान रखिएगा, उसी सीट पर तो वो ज़रूर लड़ेगा उस पर जीत दर्ज करने के लिए। दूसरा कारण होता है कि अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, वैल्यू एडेड करने के लिए। मान लीजिए कोई ऐसा सीट होता है कि जहाँ पर उसकी जीत तो प्रबल होती है, चांसेज हैं, पर वो संभावना व्यक्त नहीं कर पाता है कि हम वहाँ से जीत दर्ज कर पाएंगे। तो वैल्यू एडिट करने के लिए भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक जगह जीत दर्ज नहीं होगी तो मेरा एक सीट तो रिजर्व है, पर अगर मैं यहाँ भी जीत जाता हूँ तो मेरे प्रतिनिधित्व पर वैल्यू एडेड होगा। किस प्रकार का कि मैं किस प्रकार से जन सहयोग के लिए मुझे नागरिकों का सहयोग है। दो ही कारण होते हैं, इसे ध्यान रखना है आप लोगों को। अब इसको हम देखते हैं, इस पर क्या क्या तथ्य दिए गए। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान रखिएगा, इससे पहले कौन कौन लोग खड़े हो चुके हैं एक ही जगह पर, एक दो जगह से। तो ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी ने नहीं लिया जोखिम। आपातकाल के दौरान 1977 में लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गई और 1980 में चुनावों में उन्होंने जोखिम लेना ठीक नहीं समझा। ये सब घटना चली। मेढक, अब तेलंगाना, ध्यान रखिएगा, रायबरेली के अलावा मेढक से तेलंगाना से उन्होंने चुनाव लड़ा और इंदिरा गांधी 2 सीटों से दावेदारी। उत्तर में दक्षिण को भी साधने में रणनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा है। तो इससे होता क्या है कि देखिए, 2 कारण मैंने आप लोग बताए, यही 2 कारण बेसिक रूप से ए और बी में काम करता है। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी भी 2014 में आपको याद होगा कि बनारस से एक और एक वडोदरा से जीत दर्ज की थी। वडोदरा उनका गृह युद्ध है, तो वहाँ से उन्होंने जीत दर्ज की और बनारस उनका जो नया वर्तमान जो लोक क्षेत्र है, वहाँ पर उन्होंने जीत दर्ज की। तो संसदीय सीटों में चुनाव के 2 जगह होने से अटल बिहारी वाजपेयी भी। तो इससे क्या करना, आपको पीटी फैक्ट निकालना है। आपको प्रश्न के तौर पर पूछा जा सकता है कभी भी। ऐसा नहीं कि कोई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, उनके आंकड़े समय के साथ समाप्त हो गए। अगर मान लीजिए आपसे लोकतंत्र के बारे में प्रश्न पूछे, चुनाव आयोग के बारे में प्रश्न पूछे, तो वहाँ पे एक कोटेशन के तौर पर ए बी, आप लोग देखते हो ना, ABCD दिया जाता है, उसमें एक आपको ऑप्शन के तौर पर दिया जा सकता है। तो आंकड़े जरूर आप इसे देख लीजिएगा। अब इसके अतिरिक्त हम देखते हैं, एक सीट का प्रतिनिधित्व कर सकता है जनप्रतिनिधि। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, मैंने इस पर लगातार आप लोगों से चर्चा किया है। यह जब भी चुनाव की बात होगी ना, तो इस एक्ट की बात होगी, तो इस एक्ट को अच्छे तरीके से आप लोगों को कवर करना है। इस पर मैंने पहले भी आप लोगों को नोट्स दे रखा है, ऐसा नहीं कि नोट्स नहीं थे। जो नए बच्चे हैं उनको क्या करना है, फिलहाल अभी सर्च करके इसको देख लेना है। जाइएगा, प्रीवियस वीडियो जैसे ही आप लोग अपलोड कीजिएगा तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, किस प्रकार से ये काम करता है, हर्ताएँ क्या है, निहर्ताएँ क्या है, कि किस प्रकार से यह पार्टियों पर, राष्ट्रीय पार्टियों पर अपना दबाव बनाता है, कैसे वो लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए काम करने को कहता है। ये सारे आपको यहाँ पर इस एक्ट के तहत दिए गए हैं। अब इसके सेक्शन याद रखना है। सेक्शन 33 या धारा 33 में यह व्यवस्था दी गई है कि एक व्यक्ति एक से अधिक जगह पर चुनाव लड़ सकता है, जबकि इसी अधिनियम के सेक्शन 70, तो ध्यान रखिएगा, धारा 2 याद रखना, कौन कौन, धारा 33 और धारा 70। तो यह क्या कहा गया, एक बार में केवल एक ही सीट पर प्रतिनिधित्व कर सकता है। ऐसे में साफ है कि एक से ज़्यादा जगहों पर चुनाव लड़ने के बावजूद भी प्रत्याशी क्या करेंगे, एक ही सीट का प्रतिनिधित्व करेंगे लोकसभा में या विधानसभा में। ध्यान रखिएगा, ये लोकसभा जब एक सीट से अधिक जगह लड़ सकते हैं, यह चुनाव लड़ सकते हैं, पर चुनाव जीत दोनों जगह से हो जाएगी तो एक ही सीट का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। जहाँ कहाँ पर, प्रतिनिधि सभा में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, सभा में। और सभा क्या हो सकता है, लोकसभा और ध्यान रखिएगा विधानसभा। ऐसा नहीं कि वो क्या कर सकते हैं, सभी जगह का सीट, दोनों जगह का सीट का करेंगे। तो यह इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों धारा याद रखना है आप लोगों को, 33 और 70। उसके बाद 1946 में तय हुआ था, केरल में 2, 1996 के पहले अधिकतम सीटों पर संख्या तय नहीं थी, बस केवल यही नियम था कि जनप्रतिनिधि केवल एक ही सीट का प्रतिनिधित्व कर सकता है। अब 1996 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया, यह तय किया कि उम्मीदवार अधिकतम 2 सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। और मज़े की बात है, आपको यहाँ से यूपीएससी ने प्रश्न पूछ चुका है। आपको जाइएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा, आपको मुझे लगता है कि यह 2011 का एक प्रश्न होगा, मुझे जहाँ तक याद आ रही है
2011 के एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कितनी बार लड़ सकता है, कितनी सीटों से लड़ सकता है, यह प्रश्न पूछा गया। तो अधिकतम 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है। और यह एक्ट कब बना? 1996 में बना। तो नया नया एक्ट है, ऐसा नहीं कि यह जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 से उस समय से यह चल रहा है, या 1900 जनप्रतिनिधि अधिनियम लागू हुआ उस समय से 51 से चल रहा है। यह संशोधन के द्वारा लाया गया है कि एक प्रतिनिधित्व, एक उम्मीदवार कितने जगह सीट लड़ सकता है, और ध्यान रखना है। ठीक है। अब चुनाव आयोग क्या कहता है इस मामले में? तो 2004 में चुनाव आयोग कोशिश की थी कि एक व्यक्ति एक ही सीट पर चुनाव लड़े। चुनाव आयोग भी यह प्रस्ताव रखा। अगर वर्तमान व्यवस्था को हम देखें तो क्या बोल रहा है? उपचुनाव की स्थिति में प्रत्याशी चुनाव खर्च उठाए, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर की थी। अब है इस सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को खारिज कर दिया। और दिनेश गोस्वामी कमेटी, याद रखना मैंने इस पर चर्चा भी कर रखा, आप लोगों को जितनी कमेटियाँ बनी है सभी पर मैं चर्चा किया हूँ। इसलिए जो पहले 255 PDF आप लोग को है ना, उसे याद कर लीजिए, पूरी तरह याद कर लीजिए, उसके की नोट्स बना लीजिए, ताकि जो भी बातें आप लोग को बताई जा रही है ना, उसका आउटपुट आप लोग लिख पाए। ऐसा नहीं कि केवल आप लोग क्या करिए कि डाटा संग्रह करते चलिए। अब है ध्यान रखिएगा। और विधि आयोग चुनाव आयोग सुधार 1991 में 170वीं रिपोर्ट चुनाव आयोग की एक व्यक्ति एक ही जगह चुनाव लड़ने की अनुमति देने की सिफारिश की थी। पर चुनाव वर्तमान स्थिति क्या है? एक व्यक्ति 1 से 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। पर वो क्या करेगा? 2 सीटों के अलावा उसकी जनप्रतिनिधित्व कितनी पर होगी? जनप्रतिनिधित्व, अर्थात वो सभा में लोकसभा या राज्यसभा की बात हो रही, लोकसभा और विधानसभा की बात हो रही है। विधानसभा की बात हो रही, केवल एक सीट का ही नेतृत्व कर सकता है, अर्थात एक निर्वाचन क्षेत्र का नेतृत्व कर सकता है। इस लेख से इतना आपकी जानकारी, तथ्य आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, तो एक फैक्ट और याद रखना है, 3 सीटों से लड़े थे एनटी रामाराव। एक तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक एनटी रामाराव 1985 में, जब यह नहीं बना था, ध्यान रखिएगा, 1985 में विधानसभा चुनाव में 3 सीटों से उन्होंने खड़े होते हैं, जीत भी दर्ज करते हैं। तो ये एक आपको पीटी फैक्ट अलग से पूछ सकता है, अब तक कितने व्यक्ति हैं जो 1 से अधिक सीट पर चुनाव लड़ चुके हैं? तो आप इनका नाम जरूर याद रखिएगा, एनटी रामाराव। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर आप लोग कवर कीजिएगा। यहाँ से पीटी फैक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी हाल ही में विवाद उत्पन्न हुआ था कि भारत में खाद्य पदार्थों का कीटनाशक जो अवशेष है वो मिल रहे हैं, और हाल में कुछ मसालों को लेकर हांगकांग और सिंगापुर ने क्या किया है, अपने यहाँ बैन कर दिया। हांगकांग ने खाद्य नियामक ने MDH और एवरेस्ट के कुछ मसालों पर लगाया था प्रतिबंध। तो FSSAI जो है, जो नियामक संस्था है FSSAI, उसके द्वारा कुछ पुष्टिकरण किया गया था और जांच से पुष्टिकरण किया गया, जांच की मांग की गई, कमेटी बनाई गई, ये सब चीज़ें चल रही थी, जांच की गई। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, इसके मामले क्या आए हैं उसके बाद में कुछ पीटी फैक्ट में बताऊंगा, ताकि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखिएगा कि सरकार ने क्या कहा, भारत में खाद्य पदार्थ कीटनाशकों सबसे बड़े मापदंड बनाए हैं, और खाद्य नियामक जो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण है FSSAI, उनके रिपोर्ट को खारिज कर दिया। कहा कि मसालों और जड़ी बूटियों में तय मानक से 10 गुना ज़्यादा तक कीटनाशक अर्थात पेस्टिसाइड मिलाने की अनुमति है। यह स्पष्टीकरण हांगकांग के खाद्य नियामक द्वारा 2 प्रमुख ब्रांड जो MDH है, एवरेस्ट के कुछ मसालों के नमूनों के कीटनाशक, एक एथिलीन ऑक्साइड की बात की जा रही है, एथिलीन ऑक्साइड पाया गया और यह प्रतिबंध लगा दिया। मामला यही सब चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि FSSAI ने जो भी जड़ी बूटी है, मसाले हैं, उस पर 10 गुना अधिक कीटनाशक अवशेषों को अनुमति देता है। ऐसी रिपोर्ट झूठी है, दुर्भाग्यपूर्ण है, यह बातें तथ्य है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें चलने लगी कि 10 गुना ज़्यादा पेस्टिसाइड को अनुमति दे देता है। पर मंत्रालय ने इसके समय भारत में अधिकतम अवशेष सीमा, जिसमें मैक्सिमम रिड्यूस लिमिट्स जो है वो बेहद ही कड़े मानक बनाए गए, जिसमें खाद्य पदार्थों के लिए कीटनाशक जो यह मैक्सिमम रिड्यूस लिमिट्स
बनाए गए हैं उसमें जोखिम बनाने के लिए तय मानक बनाए गए। अब कीटनाशक अधिनियम 1968, तो एक एक्ट याद रखना आप लोगों को, कौन सा एक्ट? कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत गठित केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड पंजीकरण समिति के माध्यम से रेगुलेट होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, कीटनाशक को कृषि मंत्रालय जो अगर किसी प्रकार के कीटनाशक का अगर नियामक बनाना हो या नियंत्रण करना हो, किसी प्रकार का रेगुलेशन करना, तो किस एक्ट के माध्यम से? तो कीटनाशक अधिनियम 1968 के माध्यम से। उसके तहत एक गठित एक समिति होती है, केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड एवं पंजीकरण समिति, उसके द्वारा कराया जाता है। इतना फैक्ट आपको याद रखना है। अब इसके साथ ही साथ याद रखना है कि भारत में जो CIEB है और RC द्वारा पंजीकृत कीटनाशक 295 से अधिक है, जिनमें 139 कीटनाशक मसालों का उपयोग के लिए पंजीकृत बनाया गया, अर्थात वो उपयोग कर सकते हैं, ऐसा तथ्य दिया गया। अब इसके साथ साथ कुछ फैक्ट याद रखना, जैसे कि FSSAI क्या है, सबसे पहले ये याद रखना है। तो याद रखना है इसकी जो स्थापना 2006 के एक्ट से हुआ है। कब हुआ है? तो स्थापना 2008 में किया गया। एक्ट 2006 के, स्थापना 2008 में। अब ध्यान रखना है यह एक स्वायत्त संस्था है। क्या है? एक स्वायत्त संस्था है, संस्था होता है। अब है इसके तहत जो 22 रहेंगे, 22 सदस्य होते हैं इसके अंदर, जिसमें से ये आपको एक तिहाई महिला होंगे। ध्यान रखना है इसको, इस तथ्य को जरूर याद रखना है। अब इसके अतिरिक्त देखिए इसका मुख्यालय कहाँ है, यह भी याद रखनी है आप लोग को। मुख्यालय इसका दिल्ली में है, दिल्ली में मुख्यालय है। अब है कि प्रमुख कार्य क्या इसका है, इस संस्था का प्रमुख कार्य क्या है? तो प्रमुख कार्य की हम बात करें तो इम्पोर्टेंट याद रखना है कि यह क्या करेगा? खाद्य मानकों को क्या करता है? खाद्य मानकों को तय करता है, मानकों को तय करता है, दूसरा करता है क्या? दिशा निर्देश देगा, खाद्य निर्देशों को दिशा निर्देश देगा, जो भी फूड्स आइटम बना रहे उसके लिए निर्देश देगा, निर्धारित करेगा। उसके आगे करेगा खाद्य व्यवसाय को, ध्यान रखिएगा जो भी व्यवसाय कर रहे हैं व्यवसायियों को, खाद्य व्यवसायों को क्या करेगा? के लिए लाइसेंस बनाता है, लाइसेंस जारी करता है। फूड इंस्पेक्टर का नाम आप लोग सुने होंगे, इसी के अधीन होकर काम करता है, इसी का प्रमाणन वो देता है, प्रमाण देगा, लाइसेंस और प्रमाण देगा। नेक्स्ट वो क्या करेगा? खाद्य सुरक्षाओं के संबंधी सरकार को क्या करता है? सलाह देता है। किसको देगा? सरकार को सलाह देता है। ये याद रखना है, किसके लिए? मानक बनाने के लिए या किसी प्रकार के निर्देशों को जारी करने के लिए, या खाद्य के संदर्भ में किसी प्रकार का अगर कोई तथ्य सामने आ रहा है उसके लिए सरकार को यह सलाह देता है। और उसके बाद एक और भी काम करता है, ये जागरूकता फैलाता है, खाद्य उत्पादों से संबंधित जागरूकता फैलाता है। अगर हम बात करें कि महत्वपूर्ण पहल जो इस संस्था के द्वारा क्या क्या किया गया अब तक खाद्य सुरक्षा को स्थापित करने के लिए, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। FSSAI के द्वारा वो क्या क्या किया गया, तो याद रखिए, एक याद रखना हार्ट अटैक रिवाइंडर एक योजना चलाई गई है। दूसरा याद रखना है आप लोगों को राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यह जारी करता है ताकि खाद्य मानकों को तय किया गया राज्यों में किया जाए। फिर एक किया जाता है FSSAI-CHIFSS एक योजना चलाई गई जिसके तहत खाद्य मानकों को निर्धारित किया गया। ईट राइट, ये देखिए हाल ही में चलाया गया ईट राइट इंडिया मूवमेंट है, जिसमें हम लोग अधिकार है हमें स्वच्छ खाना खाने का, हमें राइट दिया गया है। फिर ईट राइट याद रखिएगा, एक ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन याद है, इस पर मैंने कुछ न्यूज़ एनालिसिस किया था। जो पुराने स्टूडेंट हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना, इस पर मैंने न्यूज़ एनालिसिस भी किया था, कुछ बताया था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना, इतना पीटी फैक्ट जरूर आप लोग को जानकारी रखनी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, AI और ML मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगाएगा। और ध्यान रखिएगा, मैंने मनी लॉन्ड्रिंग पर
कई दफ़ा आप लोगों से तब लगभग वहीं तक मुझे याद आ रहा है कम से कम 5 बार आप लोगों का इस पर न्यूज़ एनालिसिस करा चुका हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, आप सभी लोग जो नए हैं पुराने सभी लोग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, क्या है। दूसरा क्वेश्चन है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कौन कौन से एक्ट बनाए गए हैं। तीसरा, फिर आपको ईडी इसके द्वारा माध्यम से काम करता है, कार्य करता है, तो कौन कौन से एक्ट का वो प्रयोग करता है, एक्ट का प्रयोग करता है। अभी मनी लॉन्ड्रिंग के हालिया मामला कौन कौन से, हालिया मामले कौन कौन से हैं, मामले हैं, इसको कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि आपको मैंने जो न्यूज़ एनालिसिस कराया है वो कम से कम याद है या नहीं है, ये भी तो तथ्यों की जांच करनी है कि। तो चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए इसी के तहत क्या किया जा रहा है, भारत में जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है AI और मशीन लर्निंग के मदद से मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग पर लगाम लगाएगी। अब यह क्या करेगा, यह करेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मनी लर्निंग टूल्स लेस अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली को उन्नत वर्जन में लाएगा। अब यह कानून जो PML एक्ट है 2014 मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, जो प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2004 बनाई गई, उसके स्थान की स्थापना करेगा इसके तहत। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है किस एक्ट के तहत, PT में प्रश्न पूछ सकता है, इस संस्था का आपको स्थापना होगा। तो आपको याद रखना है PMLA एक्ट 2004 के तहत, इसी एक्ट के तहत इसकी स्थापना होगी। क्लियर है। अब इसके याद रखना वित्तीय खुफिया नेटवर्क जो फिनटेक 2.0, ध्यान रखिएगा एक कॉन्सेप्ट है फिनटेक 2.0, इसके माध्यम से क्या किया जाएगा कि हम बेहतर डाटा विश्लेषण कर पाएंगे। तो बेहतर डाटा विश्लेषण डाटा गुणवत्ता में सुधार करेंगे, अनुपालन निगरानियों के साथ मनी लॉन्ड्रिंग पर और कारगर तरीके से लगाम लगाने का प्रयास करेंगे, आतंकी फंडिंग का मुकाबला कर सकेंगे, उसके सोर्स को पता लगा सकेंगे, ये सब बातें की गई है। अब फिनटेक 3 उप प्रणालियों से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा ये 3 उप प्रणालियों से जुड़ा हुआ है। कौन कौन है, तो पहले आपको फिन गेट है, फिर उसके बाद आपको फिनकोर याद रखना है, उसके बाद फिननेक्स, ये 3 इसके साथ कॉन्सेप्ट होते हैं। और फिन गेट का उद्देश्य है बैंकों वित्तीय संस्थानों का डाटा संग्रह करना, सीधा सा अर्थ है बैंकों का डाटा संग्रह करना, फिन गेट का अर्थ होता है। अब यह जो FUE की विशेषता जो है विश्लेषण फिनकोर का उपयोग करती है। अब फिनकोर का उपयोग क्या करेगी, जो FIS है, अर्थात इसके तहत जो स्थापित की जाएगा उसके डाटा का विश्लेषण करना, क्या करना है, विशेषज्ञ डाटा का क्या करना है, विश्लेषण करना है। उसके बाद फिनिक्स का उपयोग आयकर विभाग, ED, CBI और जो DRI जैसी जांच एजेंसियों के माध्यम से, IB से खुफिया एजेंसी के द्वारा की जाती। तो ये क्या करता है, आयकर विभाग या जो हमारा संस्था आयकर विभाग हम बात करें, प्लस संस्था का नाम लिखिए जो इन संस्थाओं का जांच करता है, वो जांच करेगा। तो 3 तरीके से याद रखना इसके टूल्स किस प्रकार से काम देंगे। देखिए कितना बेहतर आप लोगों को पेपर में एनालिसिस दिया जाता है न्यूज़ को, आप उसे नोट्स बनाइए ना, आपको किसी प्रकार के मैगजीन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो आप लोग मैगजीन पढ़ते हैं ना कि मंथली हमको मैगजीन होड़ मची रहती है, मैगजीन में 50 टॉपिक दे दिया जाता है और आप उसको कवर करते, उसके डाटा इतना टफ होते हैं, उसके लैंग्वेज इतनी टफ होती है कि आप उसे पढ़ नहीं पाते हैं। आप केवल 365 दिन पेपर पढ़िए, उसके नोट्स को क्रिएट कीजिए अपनी भाषा में। देखिए कितना बेहतर दिया गया फिनटेक 2.2 क्या है। तो इसके 3 आयाम है, 3 आयाम क्या क्या कर सकते हैं, ये आपको यही प्रश्न में पूछेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। डाटा सुरक्षा के लिए किए गए कई उपाय हैं। तो जैसे क्या कर सकता है, वित्तीय डाटा के संबंधित फिनटेक 2.0 फिननेट 2.0 डाटा सुरक्षा कर सकता है, सुनिश्चित कर सकता है, उसके उपायों को लागू कर सकता है, एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन करता है, असफल लर्निंग प्रयासों को सुनिश्चित करता है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार कितने बेहतर काम कर रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, जितना ये आपको पेपर कटिंग दिया गया है, इसके न्यूज़ को है ना, आपको क्या करना है, न्यूज़ को की पॉइंट बनाना है और बेहतर तरीके से बनाना, जो मैं आपको बता रखा उसी फॉर्मेट में बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर हम लोग आते हैं, बात करते हैं। सॉरी, एक सेकेंड रुक जाइएगा। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है इसे हम लोग देख लेते हैं।
टॉपिक था। तो यह क्या है, इंटेलिजेंस है, एक ऐसी मशीन जो बुद्धिमान हो, खुद का डाटा एनालिसिस करती हो, बात कर सके, भाषा बोल सके, समझ सके, मुश्किल सवालों का जवाब तलाश सके, दिए गए काम को अंजाम कर सके। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक ऐसा मशीन जो आपके सभी कार्यों को कर सकता है जो आपको मशीन के माध्यम से कराना हो। क्लियर है? तो ये सारे तथ्य वो कर सकता है, इसीलिए और ये तीव्र रूप से करेगा। जो मानव को ये काम को करने में 10 घंटा लगे वो 1 मिनट में वो करके दे दे। तो यही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके साथ क्या आता है, एआई के कुछ खतरे हैं, जैसे प्राइवेसी का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा, सच का खतरा है। एआई ई कॉमर्स और वेबसाइट है फेक न्यूज़ और झूठे आर्टिकल से लिखकर सच के लिए खतरा खड़ा कर देते हैं। आप लोग देखते होंगे बेरोजगारी का मामला आ जाता है, जैसे एआई शुरुआती दौर में कई सेक्टरों की जांच ले, हालांकि इसके साथ कौशल की बात आ जाती है। अगर कौशल प्रबंधन की बात हो जाए तो क्या करेगा प्रबंधन, हमें बेहतर रोजगार अवसर करा सकता है। जैसे एआई के माध्यम से बहुत से जो तकनीकी तौर पर ज्ञान नहीं अर्जित किए, कौशल आधारित ज्ञान नहीं अर्जित किए हुए, उनकी नौकरियां समाप्त हो गई। और उसके साथ साथ एआई ने बहुत से नए रोजगार को क्रिएट किया। तो दो धारी तलवार के तौर पर यह काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, कौशल प्रबंधन के लिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कौशल प्रबंधन के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है। इतना ही आप लोग को लिखते चलिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। बच्चे सभी दे रहे हैं, आप भी उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। फिर नस्लवाद को बढ़ावा देता है। एआई रंग आधारित लोगों को भेदभाव करने के सबूत मिले, इससे मिलने वाले इनपुट के तकनीक नफरत बढ़ा सकती है। तो एक नए कॉन्सेप्ट है। आतंक को बढ़ावा दे सकता है, इंटरनेट आतंकी दखल हो रहा है, एआई का गलत उपयोग हो रहा है। लगातार आप देखते हैं, जैसे आप इन सभी चीज़ों का समाचार न्यूज़पेपरों में सुनते होंगे। तो ये सब एआई के नुकसान है, ये भी तथ्य आपको ध्यान रखना है। अब मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है। ध्यान रखिएगा कैसे एक शाखा है, इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसे एक मैप के माध्यम से आप समझिएगा। ये एआई है, पूरा एक सर्किल में एआई की बात हो रही है, उसके अंदर एक मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो यही है आर्टिफिशियल का एक पार्ट होता है। मशीन एल्गोरिदम की बात होती है, इसको विकसित किया जाता है जो उपलब्ध डेटा के आकलन उसमें सुधार की बात करता है। अगर मशीन लर्निंग कंप्यूटर की एक विशिष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना संभावनाएं जाहिर करने के अलावा कोई काम नहीं करता है, जटिल डेटा सेट विश्लेषण करता है। तो ध्यान रखिएगा, एआई होगा, मशीन लर्निंग होगा, उसके बाद एक डीप लर्निंग होता है। अगर मशीन लर्निंग के अंदर हम कुछ काम करने हैं तो डीप लर्निंग कराएगा, पर वो एआई का ही पार्ट होगा। और एआई का पार्ट कौन है? मशीन लर्निंग। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? एआई कॉन्सेप्ट। इसी में सारे डाटा इमर्जिंग से आपको देखने को मिलता है। अब ध्यान रखिएगा, इसके माध्यम से हम क्या क्या काम कर सकते हैं, आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दी गई है। इतना ही लिख दीजिएगा आप उत्तर में। मेंस में अगर प्रश्न पूछने मशीन लर्निंग है क्या, आपसे इंटरव्यू में प्रश्न पूछ दे मशीन लर्निंग क्या है, एआई क्या है, डीप लर्निंग क्या है, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए, अब इस व्यक्ति के बारे में कौन नहीं जानता है? विश्व का निवेशक। ध्यान रखिएगा, इसने कुछ बातें कही हैं। उसने बोला है कि भारत में अवसरों की भरमार नहीं है। यह ऐसा व्यक्ति है ना कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चुटकियों में समाप्त कर सकता है, उसे धराशायी कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो निवेश तकनीक है ना, निवेश तकनीक वो क्या करता है? निवेश तकनीक वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। अगर हम इनके बारे में बात करें तो ध्यान रखिए 1930 में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? आपको अमोहा याद रखिएगा, अमोहा में होता है। अमोहा कहाँ पर है? अमेरिका में है। तो अमेरिका के अमोहा में होता है। और यह हॉर्न, जब हम बात करते हैं इनके वर्तमान अगर डेप्थ की बात करें तो ध्यान रखिएगा, जो इनके द्वारा अभी तक कितनी अर्जित की गई है, निवेश इनके द्वारा क्या किया गया है, इसे समझ। अगर इनके निवेश क्षमता की हम बात करें, निवेश इन्होंने अभी तक कितना कर रखा है, तो इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। निवेश की हम बात करें कि अप्रैल 2024 तक, अप्रैल हम 2024 का नवीनतम डाटा देख सकते हैं। उसमें याद रखिए इनके पास कितना है? 139 बिलियन।
बिलियन डॉलर इनके पास कुल संपत्ति है और यह दुनिया के या विश्व के, ध्यान रखिएगा, विश्व के 9वें सबसे अमीर आदमी है। और इन्होंने इतनी रुपया कहाँ से अर्जित किया, ध्यान रखिएगा, ये निवेश करते हैं बाज़ारों में। शेयर बाज़ार का आप लोग नाम सुने होंगे, निवेश करते हैं और अब प्रॉपर्टी उसी के आधार पर वो अर्जित करते हैं। इस बर्कशायर हैथवे के संस्थापक भी हैं। तो ये सब इनके डाटा है। और यह ध्यान रखिएगा, ये भी हाल ही में 100 बिलियन याद रखिएगा, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर किसको देने के वादा किए हाल ही के दिनों में, यह जो हमारे बिल गेट्स हैं उनको देने, उनकी संस्था को देने की बात चल रही है कि हम कुछ कोलिजन करेंगे, कुछ काम करेंगे। अब यह ध्यान रखने, ये व्यक्ति अगर जब भारत के बारे में कुछ बातें बोल रहा है ना, तो इसके बातों के संदर्भ में कुछ समझने की आवश्यकता है। जो लोग बोल रहे हैं भारत में, भारत एक गरीब राष्ट्र है, यहाँ पर समस्याएं अधिक हैं, संस्थाएं बेहतर काम नहीं करती हैं, सरकार तानाशाह हो गई है, या फिर हम बात करें और संरचना निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में और संरचना निर्माण में अभी भी हम विकासशील देशों के श्रेणियों में खड़े हैं, विकसित देशों की श्रेणियों में नहीं आते हैं। तो उन सारे के गाल पर तमाचा है, गाल पर तमाचा है। ध्यान रखिएगा, अगर इस व्यक्ति ने, ध्यान रखिएगा, कुछ ही साल पहले आपको लगभग 2200 करोड़ रुपया आपको इन्वेस्ट किया था पेटीएम में, याद रखिएगा। तो यह इतनी बड़ी राशि कहीं भी इन्वेस्ट करता है ना, उसकी देश की इकोनॉमी बूस्ट हो जाती है, निवेशक वहाँ बढ़ने लगते हैं। अगर मान लीजिए एक मेरी कंपनी, मान लीजिए युक्ति आईएएस है, इसमें अगर वॉरेन बफेट ने मजाक में बस यह बोल दिया ना कि युक्ति आईएएस बहुत अच्छा कंपनी है, उसमें पैसे इन्वेस्ट करने के लिए मैंने $100 दिया है, ठीक है ना, तो ये $100 बहुत बड़ी राशि नहीं है इसके द्वारा, पर इनके द्वारा दिए गए पैसे पर मुझ पर अन्य कंपनियां निवेश करेंगी। रीज़न है इसके पीछे कि आने वाले समय में यह हो सकती है कंपनी मर्ज कर जाएगी, इसके लिए उन्होंने डाटा एनालिसिस तक नहीं करेगा, यह ध्यान रखिएगा। इसके इतने बड़े असरदार मुद्दों को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो अगर ये व्यक्ति ने भारत के बारे में यह बोला है कि भारत में अवसरों की भरमार है, तो आने वाले कुछ समय में ध्यान रखिएगा कि भारत के बाज़ार में निवेशक बढ़ेंगे तो निवेश की पूंजी बढ़ेगी तो क्या होगा, बाज़ार में मांग बढ़ेगा। बाज़ार में क्या होगा, मांग बढ़ेगा। मांग दो प्रकार का, एक खाद्य पदार्थ का मांग और एक क्या मांग होगा, एक लग्जरियस मांग होगा जो रहने और सहने के लिए गुणवत्ता को बढ़ाता, जीवन गुणवत्ता को बढ़ाने वाले वस्तुओं की बात करेगा। ये इसकी मांग होगी और इसकी मांग बढ़ेगी तो क्या होगा, रोज़गार की रेट होगी, क्योंकि इसको बनाने के लोगों को रोज़गार देने की आवश्यकता, बनाने के लिए मजदूरों की आवश्यकता होगी, मशीनों की आवश्यकता होगी, रोज़गार बढ़ेगा। रोज़गार से फिर क्या होगा, लोगों के आय बढ़ेंगे, आय बढ़ेगा लोगों का, तो फिर क्या होगा, लोगों के आयों में गुणवत्ता बढ़ेगी, गुणवत्ता, जीवन में गुणवत्ता बढ़ेगा, तो आप गुणवत्ता सूचकांक में भी वृद्धि देखने को मिलेगा। तो मैंने आप लोगों को बता रखा एक सर्किल है ना, पूंजी, निवेश और किस प्रकार से हमारा सर्किल इकोनॉमी ग्रोथ करता है, किस प्रकार से पूंजी आती है, तो पूंजी आने के बाद निवेश होता है, तो निवेश होने के बाद क्या होता है, निर्माण होता है, निर्माण होने के बाद क्या होगा, रोज़गार क्रिएट होगा, और यही पूंजी निवेश फिर से आएगी, तो इसी प्रकार के सर्किल बढ़ेंगे। तो ध्यान रखिए, इसके बहुत मायने बनेंगे आपके लिए। आपसे अपने अपने तरीके से यह समझने का प्रयास कीजिएगा, इनका केवल एक बयान ही हमारे देश के लिए कितना इम्पोर्टेंट रखेगा। चलिए आगे हम बात करें। देखिए, जो ईगा है वो इस बार मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत गई है। तो यह किनको हराई है, ये आपको प्रश्न पूछ सकता है अरीना साबालेंका में। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ईगा किस देश की है और अरीना किस देश की है, क्योंकि ये सब चीज़ें आप भी अपने स्तर पर कर सकते हैं। चीन ने 16वीं बार उबेर कप जीता है, तो ध्यान रखिए इंडोनेशिया को इसने हराकर 16वीं बार उबेर कप जीता है और यह अपने नाम लिया है। अब ध्यान रखिएगा, इसके पहला उबेर कप फाइनल खेल रहा है इंडोनेशिया 2018 के बाद चीन के लिए यह अवसर प्राप्त हुआ। यह सब चीज़ें पीटी फैक्ट के तौर पर आप ज़रूर संग्रह कर लीजिएगा, ज़्यादा चीज़ें नहीं, जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसी को बस आपको क्या करना है, लिख लेना है कि किसने जीता, किसको हराया, कि फिर यह महिला
टेनिस टूर्नामेंट थी, महिला का सिंगल खिताब था। तो यह आपको याद रखना, 16 जो मैं अंडरलाइन करा उतना ही आपको पीटी फैक्ट में ज़रूरत की आवश्यकता होगी। अब यह इम्पॉर्टेंट है मेंस के लिए, ध्यान रखिएगा। जलते जंगल सुलगते सवाल। अब इस पर मुझे याद है कि फरवरी में या मार्च में, लास्ट फरवरी या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में मैंने इस पर एक न्यूज़ एनालिसिस किया भी था। आप लोग अगर पुराने स्टूडेंट थे तो याद होगा, जलते हुए जंगल पर मैंने किया था न्यूज़ एनालिसिस। तो उसी के संदर्भ में कुछ चीज़ें और भी देख लेते हैं। देखिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए वन का जो स्थिति है ना, वन का स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर वन होगा तो क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे। वन होंगे तो मौसम परिवर्तन बेहतर होगा, मौसम का परिवर्तन बेहतर होगा, जैव विविधता बनी रहेगी। साथ ही साथ क्या होगा कि कच्चा माल प्राप्त होता रहेगा। कच्चा माल प्राप्त होगा तो उद्योगों में काम होगा, रोजगार होगा, ये सब रोजगार आपको प्राप्त होगा। जैव विविधता बनी रहेगी तो हमारा खाद्य आपूर्ति श्रृंखला वो बेहतर रहेगा, वो बना रहेगा और हम जैव विविधता को बनाए रखेंगे। मौसम परिवर्तन होने से क्या होगा, खाद्य वस्तुओं और अन्य वस्तुओं पर हमारा क्या होगा, मौसमी प्रभाव बेहतर रहेगा। इससे क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि होगा तो हमें क्या होगा, आय की कमी नहीं होगी, अर्थात हमारे पास पैसे की कमी नहीं होगी। किसी भी देश की बात, किसी भी क्षेत्र की बात करें, हम किसी देश की, किसी क्षेत्र की बात करें, किसी राज्य की बात करें या पूरा देश की बात करें, ये सभी के साथ बड़े बड़े स्तर पर यह काम करेगा। तो वन होना बहुत बेहतर स्थिति को लाता है। इसलिए अगर वनों में आग लग रहा है या जंगल में आग किसी भी कारण से लग रहा है, वो प्राकृतिक हो या मानव जनित दोनों नुकसानदायक होता है और इसको हमको बचाने की आवश्यकता होती है। तो इसी के लिए देखिए, हाल ही में हम बात करें, उत्तराखंड की बात करें या अन्य राज्यों में बात करें तो लगातार आग लग रहे हैं। तो उत्तराखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र में लगभग जितना उसका भौगोलिक क्षेत्र है 53,483 किलोमीटर, 86% पहाड़ों में, 65% जंगलों से ढका हुआ है। उसका जो 86% पहाड़ और 65% जंगलों से ढका हुआ है, इसी में से 700 हेक्टेयर भी से ज़्यादा जंगल आग की चपेट में आ चुके हैं। तो सोच सकते हैं कितना महत्वपूर्ण यह घटना है किसी भी शासन प्रशासन के लिए। मैंने जो आंकड़े आपको यहाँ दिए, बताए, दर्शाए है, उसके संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। पूरा उत्तराखंड के इकोसिस्टम को यह प्रभावित करेगा। तो वनों में आग लगना, जंगलों में आग लगना तबाह कर देता है जैव विविधता को, और इससे ऐसी घटनाएं सामने आते नियंत्रित किया जा सकता है। जंगलों में लगी आग बढ़ती है तो रिहायशी इलाके भी प्रभावित होते हैं, जीव जंतु तो प्रभावित होती है, उसकी जैव विविधता तो प्रभावित होती है। मानवीय रिहायशी इलाके जहां मानव बसावट करते हैं वो भी प्रभावित होते हैं। तो कुल मिलाकर फायर सीजन शुरू हो गया है पूरे देश में। जहाँ जंगल आपको देख रहे होंगे, हाल ही में हर जगह अतिरिक्त जो गर्मी पड़ रही है, 41 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है। तो आप देखते हैं कि लगातार वहां पर इसके घटनाएं घट रही है। उत्तराखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो किलोमीटर, उसमें जो यह तथ्य दिए गए, उसमें ध्यान रखिए, चिंता का विषय यह कि ऐसी घटनाएं निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार ने नवंबर 2023 और मार्च 2024 तक 32 हेक्टेयर जंगल जल गए थे। लेकिन केवल 1 से 26 अप्रैल के बीच हम कितनी बात कर रहे हैं, लगभग 657 हेक्टेयर जंगल जल गए। तो इससे क्या नुकसान होता है, तो ध्यान रखिएगा। वन विभाग आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड के जंगल 1 नवंबर 2023 से जो जले हैं उसमें आपको नुकसान वन जीवों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को हुआ। आंकड़े आपको दिए गए, इसे समझने का प्रयास। वन संपदा नष्ट हो गया है, पर्यावरण दूषित हो गया है, ये सब आंखें लोगों के सांस फूल रहे हैं, क्योंकि उससे आपको बहुत से संवेदनशील आपको गैसें निकलती हैं, ज्वलनशील तत्व निकलते हैं। तो ये सब आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं। घास फूस, कूड़े, ईंधन आपूर्ति निरंतर होती रहती है, ये सब समाप्त हो जाएगी। सूक्ष्म मौसम होगा, सूक्ष्म वनस्पति होगी, जंगल में चलती तेज हवाएं देखने को मिलेगी। ये सब घटना लगातार बढ़ जाएगी। भारतीय वन सर्वेक्षण जो वर्ष 2004 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने उपग्रह की मदद से राज्य सरकारों के जंगल में आग घटनाओं चेतावनी दी थी, और 2017 में सेंसर तकनीकी मदद से ऐसी घटनाओं की निगरानी शुरू की थी। अब है कि आग बढ़ती घटनाओं को देखते हुए 2019 में व्यापक वनाग्नि निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया उत्तराखंड सरकारों के द्वारा। राज्यों की निगरानी तंत्र को मजबूत किया गया, ये सब किया गया, पर फिर भी घटना आपको लगातार देखने को मिल रही है। भारतीय वन सर्वेक्षण हम दो के संदर्भ में बातें कर सकते हैं। उत्तराखंड जंगलों में आग की घटनाएं काबू पर विफलता कारण बहुत
क्या हो रहा है, वन संपदा नष्ट हो रहा है। पर्यावरणविदों का मानना है कि आग के बचाने के लिए रिमोट सेंसिंग अग्नि चेतावनी प्रणाली को विकसित करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। नियंत्रण और निर्धारित दहन के माध्यम से बायोमास हटाने की आवश्यकता होनी चाहिए। आपदा प्रबंधन को बेहतर करने के लिए एनडीआरएफ टीमें बेहतर करनी चाहिए। ये सब बातें उभर कर सामने आ रही है। कुल मिलाकर बातें हो रही है उसे अगर हम इसके अतिरिक्त कुछ बातें करें जिसमें एनडीआरएफ की बात होती है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना, याद रखना 10वीं पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान जो था आपको कब से 2002 से लेकर 2007 तक था। इसी पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पूर्व पहले आपको आपदा प्रबंधन की बात हुई थी। आपदा प्रबंधन की विस्तृत रिपोर्ट अध्ययन प्रस्तुत किया गया था और उसके बाद 23 दिसंबर, डेट याद रखना, 23 दिसंबर 2005 को भारत सरकार द्वारा एक्ट लाया गया, अधिनियमित किया गया। कौन सा? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, याद रखना है 2005। उसके तहत 2 तरीके के प्राधिकरण बनाए गए। एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, याद रखना है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसे हम लोग NDMA बोलते हैं। उसके बाद एक बनाया गया राष्ट्रीय आपदा मोचन मंच या बल, इसको बोल सकते हैं, बल बोलिएगा। इसको क्या कहते हैं? NDRF, याद रखिएगा। इसी को हम लोग कुल मिलाकर क्या कहते हैं? NDRF। अगर हम पूरे संदर्भ में नेशनल डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट, आपको ध्यान रखना है, मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसी को कुल मिलाकर कहते हैं, जो एक्ट 2005 के एक्ट से बनाया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या था? देश में हम किसी प्रकार का जो राष्ट्रीय आपदा हो रहा है ना, राष्ट्रीय आपदा हो रहा, उसकी हम सुरक्षा करें। जैसे हम आग लगता है, कहीं किसी प्रकार का औद्योगिक नुकसान हो रहा है, औद्योगिक नुकसान हो रहा है, या हम किसी प्रकार का रेल या बाढ़, सूखा, किसी प्रकार की घटनाएं हो रही, उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर आपको इसका प्रबंधन किया जाए। अब ध्यान रखिएगा, अब इसके लिए कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है 2024 में इसके स्थापना का कौन सा वर्ष था? अगर हम 25 दिसंबर में जाएंगे तो कौन सा वर्ष होगा, गठन का कौन सा वर्षगांठ होगा? तो इस प्रकार से पीटी फैक्ट मिलेगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब ध्यान रखिएगा, इसके तहत एनडीआरएफ में वर्तमान में कितनी बटालियन है? 12 बटालियन कार्य कर रहा है, बटालियन काम कर रहा है, याद रखिएगा। जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, जैसे ध्यान रखने, बीएसएफ, सीआरपीएफ के 3 बटालियन, याद रखिएगा, सीआईएसएफ, एसएसबी, फिर आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत पुलिस बल होता है। तो इस प्रकार के सशस्त्र बल है, उसके 2 टुकड़ियाँ काम कर रही है, याद रखिएगा, 2 टुकड़ियाँ काम कर रही है, बटालियन काम कर रही है। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, इस तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब भूमिका के संदर्भ में आप लोगों को बता ही दिया गया है। इस प्रकार से यह काम करता है, एनडीआरएफ काम कर रहा है सारे जगह, सारे घटनाओं को सुलझाने का। अब देखिएगा, ये ऐसे के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, इसके संदर्भ में एक यह डायरेक्ट आपको यहाँ से एक हेडिंग मिल गया, बदलते युग की पहचान। अगर संबंधित कुछ भी टॉपिक से प्रश्न पूछे तो आपको यहाँ से ऐसे में आप बना सकते हैं। इस लेख को पढ़ने के बाद मैं एक आपको 2-3 टॉपिक ज़रूर दूंगा जो आपके लेख के लिए उपयोगी होगा, और यह धीरे धीरे और भी इंक्रीज होगा। ध्यान रखिएगा, यह जनसत्ता के पेज नंबर 6 में आपको यह लेख दिया गया है, तो आप इसे देख सकते हैं। देखिए, शब्दकोश बदल गए हैं, सभी के शब्दकोश बदल गए हैं, किताबों के, मानों के, सभी के शब्दकोश बदल गए। उसके साथ साथ इनके शब्दकोशों के अर्थों के सिरोधार्य करने वाले लोग भी बदल गए। समझ रहे हैं? जो निर्माण किया उसके अर्थ भी बदल गए हैं, जो निर्माण करता उसके भी अर्थ बदल गए। आजकल जो सिरोधार्य वगैरह शब्द कहाँ स्वीकार किए जाते हैं? अवज्ञा की भाव जो बने हुए बदले हुए युग की पहचान है। बदी पर नेकी और झूठ पर सच की, बुराई पर भलाई की जीत की बात पढ़ते आए हैं। जब से हमने होश संभाला है तभी से पाठशाला में मंदिर
माना जाता रहा है। गुरु वंदना को बाकायदा एक दिन निर्धारित होता था। यह सब चीज़ें आपको पहले के शब्दकोशों में मिलता था, मानवीय जीवन में मिला करता था। देखते ही देखते हमारी उम्र न जाने गुजरने की रफ्तार पकड़ी और सब विश्वास, मूल्य, मान्यताएं आप अपना स्वरूप बदल देंगे। या हम इस तरीके से करें, वर्तमान में सोशल मीडिया की बात हम करें। सोशल मीडिया में किस प्रकार से हम मानवीय भावनाओं से दूर जा रहे हैं। हम रहन सहन में बदलाव कर रहे हैं, रहन सहन में, अपने सांस्कृतिक विरासत में हम बदलाव कर चुके हैं। जैसे आप देखते हैं रील बनाने में लोग क्या क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से भोड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, लंगी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है, शब्दकोश का प्रभाव ही देखने को मिल रहा है। लोगों में नैतिकता का बदलाव देखने को, लोगों में सांस्कृतिक विविधता का बदलाव देखने को मिल रहा है। हम अपने राष्ट्रीय और सांस्कृतिक मान्यताओं को छोड़कर वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर हमारे कल्चर को अपनाने का प्रयास कर रहा है। ये सारे केवल गिरगिट के रंग बदलता नहीं है, अब लोग भी बदल रहे हैं। हर मौसम में, हर दिन, हर रंग बदल पाएँ, ऐसा देखने को मिल रहा है। ज़माना बदलता गया। पहले नेकी कर दरिया में डाल, ऐसा कॉन्सेप्ट हुआ करता था। इसी लोग डाल भी देते थे। लोग हो गए और एक बार बहकर घाट पर गुजरे और नेक बंदों से यह दुनिया इतनी सुगंधित हो जाए कि इत्र फुलाल वाले भी अपनी दुकानें बंद करनी पड़े। सुनते थे जो बेचते थे, दर्द दिल वे दुकान अपनी बढ़ा गए। ये सब देखिए, लोकोक्तियों में ये सब शब्द आपको यूज करना चाहिए। कितने बेहतर से आपको यह दिया गया आज के ऐसे के टॉपिक में, बदलते युग की पहचान में कुछ शब्दों को यह जगह। मगर अब नेक के बंदों को दिल टूटने का यह मर्ज कैसा है कि नेकी का माहौल था, अब हर आदमी दूसरे से बढ़कर नेकी करने के तुला हुआ है। ऐसे में बाहरी खुशबू की तलाश कौन करता है। अब खुशबूदार लोग इत्र फुलेल से विदा दे दिया और नेकी में भी रंग बदल गया। अर्थात दिखावटी के लिए आप देखते होंगे, किसी बच्चे को, किसी भी बुजुर्ग को कोई सेवा दे रहा है, किसी जीव को अगर कुछ खिला रहा है या किसी प्रकार का सुविधा दे रहा है, उसका रील बना कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालता है। तो इससे क्या होता है कि उसके दो तरीके होते हैं, दो लाभ आपको देखने को मिलते हैं। एक नेगेटिव और पॉजिटिव लाभ देखने को मिलता है। इससे और भी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं तो कुछ सुधार होता है। पर नेगेटिव रोल है कि हर जगह अगर इस प्रकार से करते हैं तो यह जो दया भाव का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं नुकसान इसमें होता है। ये आपको ध्यान रखना। ज़माने में बदली चाल, नेकी के नाम पर नई पंगत सजनी शुरू हो गई। ये सब तेज़ चाल पकड़ ली है। नाम तो अभी भी नेकी का ही है लिया जाता है, पर नेकी के जगह हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या अपने आप को दूसरों से बेहतर बताने के लिए अपने मौलिक जो कॉन्सेप्ट है उसको समाप्त कर दे रहे हैं। इस प्रकार से यह क्या होते हैं, नेक बंदों के ठप्पे कम पड़ जाते हैं। लेकिन हकीकत यह कि अब नेकी करके आज नेक बंदे दरिया डालने की नहीं जाते, अपने ही घर के पीछे कुएं में डालते चले जा रहे हैं। अर्थात समझ सकते हैं, एक अब ऐसे प्लेटफॉर्म पर लोग डाल दे रहे हैं जहां पर हम अपने मर्दगणंत जो स्वाभिमान को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जो कहीं ना कहीं हम अपने पुराने जो हमारे दान करने की, हमारे रहन की, हमें सेवा करने का भाव होता था, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो रहा है। इन सब चीज़ों को समझने की आवश्यकता इस लेख के माध्यम से अब है कि कुएं खुदवाने की परंपरा बहुत पुरानी थी। देश में लोग कुएं खुदवाने की बहुत परंपरा थी। धर्मी कर्मी लोग कुएं खुदवाते थे प्यासे जनों की प्यास बुझाने के लिए। सत्य कर्म यह बोलबाला था कि प्यासे कम, कुएं अधिक हो गए थे। कहते थे कि सबको अपने पितरों की चिंता थी, इसलिए कि लोग आए, राहगीर आए, कुआं खुदा हुआ राहगीर अगर आए तो यहाँ से पानी वो पी सके और वो तृप्त हो सके और तृप्त आत्मा के साथ वो लोगों को यह बोल सके कि जो भी कुआं खुदवाया उसे, उसके पूरे परिवार को वो अपने अपने तरीके से क्या करते थे, लोगों को आशीर्वाद देते थे। तो क्या होता था कि जाने अनजाने में लोग अलौकिक परलौकिक दुनिया में अपने भाव को समझा पाते थे। इसी पर अब क्या होता है, कुआं की जगह लोग क्या कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं कि घर में नल बना लेते हैं और एक बोतल पानी पर मांग लीजिए। अब पानी का बोतल मिलता है 20 रुपया 30 रुपया, 1 रुपया कम हो तो कोई पानी नहीं देता है। तो कहने का अर्थ यह है कि हम बदलते स्वरूप में मॉडर्न तो हुए हैं, हमारे रहन सहन बदलाव तो हुआ है, पर हमारे कल्चर कहीं ना कहीं प्रभावित हो गए। कल्चर हमारा प्रभावित हुआ, हमारा जो दया भाव का करना का जो कॉन्सेप्ट था वो कहीं ना कहीं बदला है। आज आप 1 रुपया देने को तैयार नहीं होते हैं। ऐसे मान लीजिए आपसे कोई, और लोग लेने के भी प्रवृत्ति चेंज हुआ है। अभी मुझे एक घटना याद आ रहा है, एक मेरा कलीग है जिसको किसी ने उसे 500 रुपया उसे ठग लिया। जैसे देखिए कि वो बच्चा क्या हुआ कि वो बच्चा अपने इंस्टीट्यूट से जा रहा था
काम करके वो बहुत भोला वाला राजस्थान का वो है, राजस्थान का वो व्यक्ति है, वो काम करता है। उससे कुछ पैसे मांग लिए कि मुझे मेरा पैसा खो गया है, मुझे जाने के लिए टिकट का पैसा नहीं है, मुझे पैसा सर कुछ हेल्प कर दीजिए। उस व्यक्ति ने यह सोच के दे दिया ना कि मान लो चलो दिक्कत हो रहा है, 500 रुपया दे दिया, चला जाएगा। पर ध्यान रखिएगा, उस व्यक्ति ने कुछ ही वक्त बाद अपने रूम से वो वापस आता है तो फिर वो व्यक्ति को देखता है दूसरे से मांगते हुए, और हाथों में सिगरेट और भी चीज़ जो ड्रिंक लिए हुआ था वो यूज़ कर रहा था, कोल्ड ड्रिंक्स होगा या इस प्रकार से चीज़ें। तो कहने का अर्थ है कि वो इस पैसे की मांग इसलिए कर रहा था कि वो मौज कर सके या इस प्रकार से कुछ कर सके, से अपने धूमपान कर सके। तो सोचिए जो व्यक्ति दिया होगा किसी दशा से, वो देने की इच्छा भी समाप्त होगी। अर्थात यह लेने और देने दोनों स्तरों पर क्या हुआ है कि बदलाव हुआ लोगों में। लेने की प्रवृत्ति भी क्या हुई है, बदली है, और देने वाले लोगों की प्रवृत्ति भी बदली। इसलिए आपको ध्यान रखेगा कि हम अपने पूर्वजों का जो खजाना अनंत काल से सुरक्षित रखने के लिए तिलिस्मी बांधते हैं कि तिलिस्मी की कहानियाँ सभी प्रचलित हुई थी। देवकी नंदन खत्री की चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति दोनों उन्हें दोनों लिखे गए थे। तो ये सब चीज़ें बताई गई थी कैसे हम बेहतर अपना पूर्वजों का जो किस प्रकार से हम तथ्यों को बचाने का प्रयास कर रहे थे, मानकों को बचाने का प्रयास कर रहे थे, ये सब चीज़ें बताई गई थी। कुल मिलाकर है कि अब जो खुशबुओं की जमाने लद गए हैं, लोकतंत्र की गद्दियों पर ऐसे महाराजा पेश कर दिए गए हैं जो भ्रम उम्र भर के राजकाज में अपने नाम ठेके पर लिखवा लेना चाहते हैं। नेकी की दरिया सूख कर बंदी रेगिस्तान बन गई है, जहाँ चलते अघोड़े जन सेवकों के शुतुरमुर्गों की तरह मुँह छुपा लिए हैं। जैसे शुतुरमुर्ग का क्या होता है कि वो किसी अपना मुंह है ना ज़मीन में छुपा कर लेता है, तो इस तरह क्या होता है कि जन सेवा के परिवार भाई भतीजा व कल्याण के पर्याय बन जाते, जन कल्याण और सर्व समर्पण का नाम पट जाता है। ये सब कहीं ना कहीं मुहावरे आपको देखने को मिल जाएंगे। कुल मिलाकर कहते हैं, पहले कहते थे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, जन सेवक का बच्चा जन सेवक, उसके कृति शराफत सच्चाई नेकी 7 जन्म तक चमकाएगा। ऐसी बातें आप लोग सुनते होंगे। अब युग की तस्वीर बदल गई है। नेता का बेटा नेता, सठ का बेटा सेठ का बेटा सेठ ना निकले तो सोने के सुहागा मुहावरा क्यों न दूसरे का अर्थ समझाए। अब बेकार पड़े कुओं के इस नखलिस्तान में ताकतवर और 7 BC 100 और पुराने मूल्यों के साथ साथ पूरे गणित आत्मकेंद्रित हो गए हैं। माहौल बदल गए हैं। यही नया जमाना है। धरोहर मानकर अपने संजोए रखना चाहता, अपने आदमी को संजोए रखना, सदियों से फिसडी, ये सब चीज़ें लगातार चलती आ रही। कुल मिलाकर बात यह कही जा रही है लेखक के द्वारा कि हम बदलते ज़माने के साथ बदलते मूल्यों में जी रहे हैं, बदलते मूल्यों के साथ जी रहे हैं। अगर इस तरह का कोई हेडिंग आपसे आए, बदलते हुए मूल्य, या हमारी पारंपरिक या आरंभिक, हम बोले पारंपरिक आरंभिक मूल्यों में बदलाव आया है, उसके लिए सबसे अधिक जवाबदेह क्या है? आधुनिकतावाद का प्रभाव है। तो इस प्रकार से कोई टॉपिक आए तो आप इसके लेख को वहाँ पर कुछ बातों को वहाँ रख सकते हैं, संपूर्ण को नहीं, कुछ जो महत्वपूर्ण है बातों को जरूर रखिएगा और अपने एंसर राइटिंग को इम्प्रूव कीजिएगा। तो चलिए फिर कल हम एक नए न्यूज एनालिसिस के साथ मिलेंगे। कुछ चीज़ें बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं तो कोऑपरेट कीजिएगा। जो कॉपियाँ रह गई हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस का और आंसर राइटिंग प्रोग्राम का, उसे हम लोग आज जाँच कर आपको मैं शाम तक इवनिंग तक जरूर दे दूँगा। तो कोऑपरेट करने के लिए धन्यवाद सभी को लोगों का। कुछ इमरजेंसी वर्क के कारण मुझे बाहर जाना पड़ा था। तो चलिए मैं अब लगातार आप लोगों के साथ बना रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।